बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने वाली हैं इसमें, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आते हैं पेपर में। चूँकि चैप्टर 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना था और ये थोड़ा सा लंबा था, तो इसलिए इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है थोड़ा सा लंबा है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लें। प्लेसिड पुरसकून, मेंटल पीस, आतिशदान के ऊपर जो शेल्फ होता है। क्लासिक, कदीमी, बहुत से मानी हैं क्लासिक के। कदीमी, रिवायती, आला किस्म का। एडिशन कहते हैं एक वक्त में छपने वाली जो किताबों की तादाद होती है उसे एक एडिशन कहते हैं। जिल्द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में इसके लिए। एसिजुअस, पुरमुशक्क़त, प्रोफाउंड, गहरी, आला। सीजनिंग, जायका बढ़ाने वाली चीज़। कोटेशंस, इक़्तिबास कहते हैं जो हम एज़ इट इज़ टेक्स्ट उठा लेते हैं कहीं से। टैग्स कहते हैं उन छोटी कोटेशंस को जो रेट्रिकल एम्फेसिस के लिए ज़बान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है अख़ज़ करना। वैल्यूड, अहम, ओकेजनल, कभी कभार। लेजिबल, जिसे पढ़ा जा सके। स्क्रिप्ट, लिखाई या मुसव्वदे को कहते हैं। फस, गड़बड़। टर्म्स हैं कुछ, नाम देख लें। एक्रोपोलिस, यूनान में कुछ सरकारी इमारतें हैं उनकी तस्वीर है, और फोरम जो है वो रूम की अवामी जगह की। ये 2 तस्वीरें हैं इन 2 जगहों की जो मिस्टर चिप्स के रूम में लगी हुई हैं। वर्जिल, रूमी शायर। ज़ेनोफोन, यूनानी फ़िलासफ़र। डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रंच 2 जासूसी किरदार हैं जैसे हमारे अली इमरान और इंस्पेक्टर जमशेद। टाइम्स अखबार का नाम है। फ्री मेजनरी जो है वो यहूदियों की एक तंजीम है जिनके खुफिया रवाबित होते हैं। मिस्टर चिप्स ने ये यूज़ किया है क्योंकि उनको एक ऐसी ज़बान आती थी जो आम लोग नहीं बोलते थे, लातीनी और यूनानी, और उनको लगता था कि ये भी एक किस्म का कोड है जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये ज़बानें आती हैं। डायरेक्टरी किताब हुआ करती थी जिसमें लोगों के नाम, पते, फ़ोन नंबर वगैरह दर्ज होते थे। टेक्स्ट देख लेते हैं। A pleasant placid life at Mrs. Wickett's। Mrs. Wickett के यहाँ एक पुरसकून खुशगवार ज़िंदगी। He had no worries, कोई मसले नहीं थे। His pension was adequate and there was little money saved up. Besides, he could afford everything and anything he wanted। ये है मिस्टर चिप्स की माली हालत। मुआशी लिहाज से कैसे थे, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, किसी किस्म की वरीज़ नहीं थी, काफ़ी पेंशन थी, उसके अलावा भी रकम बचाई हुई थी, और वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते थे जो वो चाहते थे। वैसे भी मुतमईन से आदमी थे, कनात पसंद। ऐसा क्या चाहते होंगे बाबा जी। अब आ गई उनकी रूम की सेटिंग। वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। कमरा उनका जो है वो सादगी से सजा हुआ था और एक स्कूल मास्टर के ज़ौक़ के मुताबिक। अ फ्यू बुक शेल्फ्स, कुछ क्या होता है मास्टरों के कमरे में जिनकी शादी भी ना हो, अकेले रहते हों। कुछ किताबें, किताबों की अलमारियाँ। स्पोर्टिंग ट्रॉफ़ीज़, जो खेलों की ट्रॉफ़ियाँ होती हैं। मेंटल पीस, एक शेल्फ़। क्राउडेड, जो भरा पड़ा हो, विद फिक्सचर कार्ड, जो उनके स्टूडेंट कार्ड्स देते थे उन्हें। एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, और लड़कों और आदमियों की तस्वीरें दस्तखत शुदा। ये शायद मिस्टर चिप्स के वो स्टूडेंट थे जो अब आला ओहदों पे चले गए थे और वो तस्वीरें भेजते थे। अ वर्न टर्की कारपेट, उस्ताद बेचारे के पास घिसा पिटा तुर्की का कालीन ही हो सकता है। बिग ईजी चेयर्स, बड़ी बड़ी आराम कुर्सियाँ। पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम, ये 2 जगहों की तस्वीरें दीवारों पर। Nearly everything had come out of his old housemaster's room in school house। स्कूल हॉस्टल में जो उनका हॉस्टल इंचार्ज का कमरा था, तकरीबन हर चीज़ वहीं से आई थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल। अब आ गया जी बाबा जी का लिटरेरी टेस्ट, अदबी ज़ौक़, क्या पढ़ना पसंद करते थे। उनके पास जो किताबें थीं वो क्लासिकल थीं, यानी कि कदीम अदब की किताबें। द क्लासिक्स हैविंग बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि मज़मून था उनका ये। देयर वाज हाउअर सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर्स। अलबत्ता उनमें थोड़ी सी जो मिक्सिंग थी जायके के लिए, वो तारीख़ या तड़का आप कह लें, तड़के के लिए तारीख़ और अदबी और रोमानवी तहरीर भी थी। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ, उनके जो नीचे वाला शेल्फ था ना, पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नावल्स, वो जासूसी नावलों की सस्ती जिल्दों से भरा हुआ था। चिप्स एंजॉयड दीज, और ये थे
जिनका चिप्स लुत्फ़ उठाते थे। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल एंड ज़ीनोफ़ोन एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। बाद वक़्त वो वर्जिल और ज़ीनोफ़ोन उठाते थे और एक आधे सेकंड के लिए पढ़ते थे, कुछ लम्हों के लिए। बट ही वाज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। लेकिन वो वही जो जासूसी नावल हैं थोड़ी देर बाद वो पढ़ना शुरू हो जाते थे। तो ये बड़े मज़े की बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आपको पसंद भी वही हो, या आप एक ज़बान पढ़ाते हो और आपको वही पसंद हो। पसंद अपनी अपनी। तो यहाँ से मुझे यूसफ़ी का एक खानसामा याद आ गया कि वो अपना हाथ का पकाया हुआ खाना नहीं खाता था। तो यूसफ़ी ने उससे पूछा कि आप अपना पकाया हुआ खाना क्यों नहीं खाता? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अम्मा हाथ बेचा है, ज़बान नहीं बेची। यानी हुनर बेचा है उन्होंने। तो बाबा जी ने भी ठीक है, तनख्वाह वो क्लासिक्स पढ़ाने की लेते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसको ओढ़ना बिछोना बना लें या खाना पीना ही शुरू कर दें। पसंद उनको जासूसी नावल ही थे, याद रखना है आपने। He was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar। और अपनी इतने सालों की पुरमुशक्कत टीचिंग के बावजूद भी वो कोई आला पाए के अदबी आलम नहीं बन सके। Indeed, बिलाशुबा he thought of Latin and Greek far more as dead languages। उनका ख्याल था कि ये जो लातीनी और यूनानी है ये मुर्दा ज़बानें हैं। डेड लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो किताबों में स्क्रिप्ट्स में तो हो लेकिन उसे बोलने वाले लोग ना हो, लोग उसे बोलते ना हो, छोड़ चुके हों उसे बोलना। फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ऑट टू नो फ्यू कोटेशंस। जिनमें से अंग्रेज़ जेंटलमैन को क्या करना चाहिए कि सिर्फ कोटेशंस याद होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंग्लिश का टीचर आपसे कहे कि ठीक है इतनी इंग्लिश पढ़ें जितने से पास हो सकें, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। Then as living tongues that had ever been spoken by living peoples, उनका ख्याल था कि जो ज़िंदा ज़बानें हैं जिन्हें ज़िंदा लोग बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मुर्दा ज़बानों को बस इतना ही काम है कि 2-4 कहावतें याद हैं। He liked those short leading articles in the Times that introduce a few tags that he recognized। उन्हें वो छोटे छोटे आर्टिकल्स पसंद थे टाइम्स में जिनमें ऐसे मुहावरे मुतारिफ़ करवाए जाते थे जो उनको आते थे। लेकिन वो उन्हें क्यों पसंद थे? इसलिए कि टू बी अमंग द ड्विंडलिंग नंबर ऑफ़ पीपल, वो लोगों की कम होती हुई तादाद में शामिल होते थे इससे, हु अंडरस्टूड सच थिंग, जो इस किस्म की चीज़ें समझते थे। और उनसे उन्हें क्या मज़ा आता था कि वॉज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मेजनरी। उन्हें लगता था कि ये खुफिया और अहम भाईचारा है, यानी ये कोड लैंग्वेज है जिसके ज़रिए वो लोग कनेक्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंटेड, इससे ज़ाहिर होता था, ही फेल्ट वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स टू बी डिराइव फ्राम क्लासिकल एजुकेशन। उनको लगता था कि क्लासिकल एजुकेशन जो है, जो कदीम तालीम है, इसका मैक्सिमम फ़ायदा यही है कि बस आप कोड वर्ड्स की तरह इस्तेमाल कर लें। या ऐसे ही है जैसे कोई फ़ारसी का टीचर ये समझना शुरू हो जाए कि फ़ारसी का इतना ही फ़ायदा है कि जब लोग उर्दू इंग्लिश पंजाबी में बात कर रहे हो तो वो फ़ारसी की 2-4 कहावतें सुनाए। तो ये उनका ख्याल है, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये बाबा जी का ख्याल है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बाबा जी क्यों सेकंड रैंक के टीचर रहे सारी ज़िंदगी, क्योंकि बाबा जी को अपना सब्जेक्ट से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और जब आप अपने काम से अपना पैशन ही बना लेते हैं तब तक आप सेकंड रैंक ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। सो देयर ही लिव्ड। चलें छोड़ें, वो कहते हैं जेम्स हिल्टन ने भी कहा क्या इसकी बहस करनी। सो देयर ही लिव्ड, सो यहाँ वो रहते थे एट मिसेस विकेट के यहाँ विद क्वाइट इन्जॉयमेंट्स। क्वाइट यहाँ खामोश है, खामोश उनके जो लुत्फ़ थे ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग, पढ़ना, याद करना और बातें करना। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वाइट हेयर्ड एंड ओनली एंड लिटिल बाल्ड, सफ़ेद बालों वाला और थोड़ा थोड़ा गंजा, स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज ईयर्स, अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी अच्छा खासा चुस्त, ड्रिंकिंग टी, चाय पीना, रिसीविंग कॉलर्स, मुलाकातियों से मिलना, बिजिंग हिमसेल्फ विद द करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, जो ब्रुकफील्ड के लोगों की डायरेक्टरी थी जिनमें उनके नाम पते थे, उसकी अगली आने वाली जिल्द में तसीह करना, जो गलतियाँ उन्हें लगती थी उनको ठीक करना, राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स, अपने कभी कभार के ख़त लिखना, इन थिन बारीक, स्पाइडरी कहते हैं मकड़ी की तरह की, जैसे कीड़े मकोड़ों वाली राइटिंग होती है, बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट, लेकिन अपनी पढ़ी जाने वाली, अच्छी खासी पढ़े जाने वाली लिखाई में। अगर आपके जहन में ये आ रही है छोटी छोटी कीड़ों की तरह की लिखाई लेकिन पढ़ी जा सकती हो, ऐसी की थी, तो आपके जहन में वो जो बाबा जी का आला उस्ताद का इमेज था, उम्मीद है टूट गया होगा। लेकिन यही इस नावल की जो है वो हुस्न है, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी को फोकस करता है जो बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरमैन,
सुपर हीरो नहीं है। अमूमन हमने उर्दू लिटरेचर में जो ख़ास तौर पे हमारा डाइजेस्ट लिटरेचर है, उसका मसला ये है कि हमने हीरो का या हमारा जो मीडिया है उसने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स है, वो दुनिया से माफ रहा है, उसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, फरिश्ता है चलता फिरता। और उससे क्या होता है कि उससे नॉर्मल इंसान, हमारे जैसे, आपके जैसे, हम लोग सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं कि हम किसी का सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं हो सकते। इस नावल की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि ये एक आम सेकंड रेट पर्सन को फोकस करके बनाया गया है, जो कि तकरीबन हम सब हैं, शायद कोई चंद लोग हों जो फर्स्ट रेट हों। तो ये एक सेकंड क्लास पर्सन की लाइफ स्टोरी है और ये शख्स उसका सेंटर ऑफ अटेंशन है और ये मेरी और आपकी कहानी है। चलें आगे पढ़ते हैं। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, वो नए उस्तादों को चाय पे बुलाते थे, एज वेल एज न्यू बॉयज़, जैसे लड़कों को बुलाते थे। देवर टू ऑफ दैम दैट ऑटम टर्म, उस ऑटम की टर्म में, ख़ज़ां की टर्म में उनमें से दो थे। एज देवर लीविंग आफ्टर देयर विजिट वन ऑफ देम कमेंटेड, और जब वो अपने विज़िट के बाद जा रहे थे उनमें से एक ने तबसरा किया, क्वाइट अ करेक्टर ओल्ड बॉय, अजीब सा किरदार है ये बूढ़ा शख्स, इज़न्ट ही, है ना। ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, और वो जो गड़बड़ है या जल्दी जल्दी से जैसे वो महारत से चाय बनाते हैं, टिपिकल बैचलर, बिल्कुल खालिस कंवारी की निशानी है। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर ये है तो। ये कमेंट किया है उस्ताद साहब ने उन पे कि जिस तरह ये अपना सारा काम, चूँकि कंवारे लोग जो होते हैं उनको कभी भी बीवी की खिदमत मुयस्सर नहीं आती, तो वो अपने हर काम में खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उनके चाय बनाने के तरीके से उसे लगा है कि चूँकि ये बड़ी महारत से बनाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये सारी ज़िंदगी कंवारे रहे हैं। और ये तबसरा किया उन्होंने। अब हिल्टन साहब जो राइटर हैं वो ये तबसरा करते हैं, विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, और ये काफ़ी गलत था, बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल। अजीब लगा। अगर आपने ये पहले से स्टोरीज़ ना सुन ली होती, तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं, तो जब मैंने ये नावल पढ़ा था तो मुझे अच्छा खासा शौक़ लगा था, क्योंकि मैंने ये नावल पहले नहीं सुना हुआ था। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, बिकॉज चिप्स वाज नॉट बैचलर एट ऑल, कि चिप्स जो हैं वो बिल्कुल भी कंवारे नहीं थे, ही हैड मैरिड, उनकी शादी हुई थी। दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, गो कि ये इतनी पुरानी बात है कि कोई भी ब्रुकफील्ड का जो अब का स्टाफ था उनको उनकी बीवी याद नहीं थी, यानी वो सब लोग तब्दील हो गए थे या फौत हो गए थे जिन्होंने उनकी बीवी को देखा था। यहाँ पे उन्होंने एक एंट्री मारी है मिस्टर चिप्स की वाइफ की, जिसमें का नेक्स्ट जो है चैप्टर्स में हम तज़किरा करेंगे, और सस्पेंस आ गया कहानी में। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इसमें मिस्टर चिप्स की ज़ात को दोबारा फोकस किया गया है और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस बताई हैं, उनकी रूम की सेटिंग्स बताई हैं, उनका लिटरेरी टेस्ट बताया है, किताबें कैसी पसंद करते थे, उनके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में ख़यालात क्या हैं, ओवरऑल क्लासिकल एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो सारा दिन क्या करते हैं, ये सब मिस्टर चिप्स का डिस्कस किया है। आपने, यही आपका काम है, जो आपके की पॉइंट्स हैं, आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको बुक से लेकर आपने इनके आंसर लिखने हैं। क्या थी मिस्टर चिप्स की फाइनेंशियल कंडीशन, रूम सेटिंग्स, लिटरेरी टेस्ट, थॉट अबाउट सब्जेक्ट, थॉट अबाउट क्लासिकल एजुकेशन, डेली रूटीन क्या थी उनकी, टीचर्स ने क्या कमेंट किया उनकी चाय पीने के बाद, और क्यों लगता था लोगों को क्योंकि वो एक बैचलर हैं। हिंट के तौर पर आंसर दे देती हूँ कि इसलिए लगता था क्योंकि अब कोई ये बताने वाला ज़िंदा था ही नहीं, या स्कूल में नहीं था कि उनकी कभी शादी हुई थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर 4 में आती हैं हमारी सब की बाबा जी की मिसेज़, जो कि बाबी बिल्कुल भी नहीं है, कैथरीन ब्रिजेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।